सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस some most important topic for upcoming exam like UGC नेट, PGT इकोनॉमिक्स। अभी हाल ही में यूकेपीएससी के द्वारा लेक्चरर की वैकेंसी रिलीज की गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए जीत आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आपके मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। कोर्स का नाम रहेगा आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह जो कोर्स रहेगा आपका यूजीसी नेट के पर्पस से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम आज जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पहले जानेंगे जो आपका यूजीसी नेट और पीजीटी का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है उसमें 10 यूनिट होते हैं और उसी का एक स्मॉल पार्ट जो है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स होता है। अगर बात करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की, पहला आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरी यूनिट, और उसके बाद जो है जो तीसरी यूनिट रहेगी वो रहेगी आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, एंड फोर्थ रहेगा आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो है फिफ्थ यूनिट रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और उसके बाद सिक्स रहेगा आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, सेवन्थ यूनिट मनी एंड बैंकिंग, और उसके बाद जो है एट्थ रहेगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एट्थ यूनिट। नाइन्थ रहेगा आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, और उसके बाद जो है 10th यूनिट रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी। तो समझते हैं कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या सिलेबस है, क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम क्या जानेंगे आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानेंगे। एंड सेकंड जो रहेगा हमारा वो रहेगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन और कॉस्ट थ्योरी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला रहेगा आपका डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, इसके बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा गेम थ्योरी एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम, और उसके बाद जो है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड दियर इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, इनके जो है क्या इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो अगला रहेगा आपका फैक्टर प्राइसिंग, और उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कैल्डोर, हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद जो है आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है इसके बारे में। और उसके बाद जो है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका माइक्रो का सिलेबस, और उसके बाद जो है ये हिंदी में रहा। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या जानेंगे आपका नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट क्या है और इसके जो है मेजरमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से जो है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेट किया जाता है, इसमें हम जानेंगे आपका
क्लासिकल थ्योरी एंड केंजियन अप्रोच और सेका लॉ ऑफ मार्केट। और उसके बाद जो है कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड नेक्स्ट रहेगा आपका मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी। और उसके बाद जो है डिमांड फॉर मनी और उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, ISLM मॉडल अप्रोच, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व एनालिसिस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जो है बिजनेस साइकिल की कौन कौन सी थ्योरियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में जानेंगे। और हम अगला जानेंगे आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक, यानी कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है इसके क्या क्रिटिक्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका यूजीसी नेट के पर्पज से और आपका क्या कहते हैं पीजीटी के पर्पज से। इसमें हम क्या जानेंगे आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा आपका, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, उसके बाद जो है डिस्पर्सन, कोरिलेशन के बारे में जानेंगे और इंडेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद अगला है हमारा टॉपिक सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके बारे में। और उसके बाद जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ब्लू कब होता है यानी बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर कब होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अगला टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। और अगला हमारा रहेगा आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम अगला टॉपिक रहेगा डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड अगला रहेगा आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। ये रहा यूनिट थर्ड यानी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट रहेगा आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या रहेगा, जैसे सेट थ्योरी क्या है इसके बारे में, फंक्शन एंड कंटिन्यूटी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंस सीरीज इसके बारे में। और उसके बाद जो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद अगला रहेगा आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस, ये रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा आपका स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशंस। और उसके बाद जो है इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन, ये रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनालिटिक्स टूल्स पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम कब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है अगला टॉपिक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला रहेगा आपका गेन्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से क्या गेन है। और उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं और टू ट्रेड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अगला रहेगा आपका डंपिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूशंस जैसे गेट आया आपका, गेट क्या था इसके बारे में, WTO, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे आपका मार्केट फेलियर कब होता है एंड रिमेडियल मेजर कौन कौन से हैं मार्केट फेलियर के। उसके बाद जो है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटी,
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कॉल्यूसिव एंड कंज्यूमर वेलफेयर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा आपका पब्लिक रिवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रिवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, एंड इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का। फिर उसके बाद पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, अगला टॉपिक रहेगा पब्लिक डेब्ट और इट्स मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा यूनिट नंबर 6। और अगला है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है आपका मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपका क्या क्या आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट रहेगा आपका सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फंक्शन है उसके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला है आपका कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या वर्क करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगला रहेगा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला रहेगा आपका कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। और यूनिट नंबर 8 में क्या आएगा, यूनिट नंबर 8 में आएगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 8 क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें क्या आएगा आपका एडम स्मिथ की थ्योरी आ जाएगी, रिकार्डो की थ्योरी आ जाएगी, और उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है सुम्पीटर की थ्योरी आ जाएगी, फिर रोस्टो की थ्योरी आ जाएगी, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी आ जाएगी, और उसके बाद जो है बिग पुश अप्रोच आ जाएगा। ये जो है इंटरनेशनल की थ्योरीज थी। और उसके बाद जो है ग्रोथ की थ्योरिया थी। और उसके बाद जो है अगला रहेगा आपका मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका जैसे हैरड डोमर का मॉडल पढ़ेंगे, सोलो का मॉडल पढ़ेंगे, रॉबिन्सन का मॉडल पढ़ेंगे, और कार्डोर का मॉडल पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है अगला टॉपिक रहेगा आपका इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या आएगा आपका, जैसे फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, HDI क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, उस इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला रहेगा आपका सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में आपका हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका यूनिट 8। नेक्स्ट रहेगा आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, 8th इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे जैसे आपका इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, इन्वायरमेंट को एज ए पब्लिक गुड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है आपका मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड, यानी कि इन्वायरमेंटल गुड्स का किस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला रहेगा थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है अगला रहेगा कॉन्सेप्ट एंड मेजर फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला रहेगा आपका एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उसके बाद जो है लाइफ टेबल, और उसके बाद जो है माइग्रेशन।
ये रहेंगे आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी के टॉपिक। और यूनिट नंबर 10 जो कि लास्ट यूनिट रहेगी, इसमें हम जानेंगे आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हम क्या जानेंगे, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे जीडीपी का ग्रोथ क्या रहेगा, बजट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फिस्कल डेफिसिट क्या रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा, और उसके बाद जो है प्राइमरी डेफिसिट क्या रहेगा, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका एग्रीकल्चर, पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर से, पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या था एग्रीकल्चर का ग्रोथ का, मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है कौन कौन सी पॉलिसी और रिस्पॉन्सेस हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला रहेगा आपका इंडस्ट्री पैटर्न, इंडस्ट्री का पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, और मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सेस कौन से हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। और अगला रहेगा आपका सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, और उसके बाद जो है इसमें मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है आपका पॉलिसी रिस्पॉन्सेस कौन से हैं, इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के क्या इश्यूज हैं, क्या मेजर चैलेंजेस हैं, पॉलिसी क्या है, रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे आपका फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, डीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, कैपिटल फॉरेन कैपिटल का फ्लो के बारे में जानेंगे, ट्रेड पॉलिसीज कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। और अगला है आपका रिफॉर्म्स इन लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट, रिफॉर्म्स इन लैंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला रहेगा आपका सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, एफआरबीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉरेन रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट के बारे में। और उसके बाद जो है अगला रहेगा पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये रहा आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का, और यही यही सिलेबस इसका जो स्मॉल पार्ट रहेगा वो पीजीटी का सिलेबस रहेगा। बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। आज हम इसमें जो है इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है आपका, इकोनॉमिक्स is the study of scarcity and its implication for the use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issue of vital concern to society। यानी कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी स्टडी करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, साधनों के उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि कैसे होगी और समय के साथ कल्याण कैसे होगा, और समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंता के अन्य जटिल मुद्दों की एक बड़ी विविधता का अध्ययन है। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या प्रोडक्शन होगा, क्या क्या ग्रोथ होंगे, क्या कंजम्पशन रहेगा, इसका जो है स्टडी करते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स, जो आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से मिलकर बना है, ओइकोनोमिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, यानी कि एक हाउस होल्ड का, एक घर का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, इसका हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या प्रशासन रहेगा इकोनॉमी का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम
जो इकोनोमिया है वो दो वर्ड से मिलकर बना है आपका, ओइकोस प्लस नोमोस, जहाँ पे ओइकोस का मतलब होता है हाउस यानी गृह क्षेत्र जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो है आपका नोमोस का मतलब होता है कस्टम और लॉ, यानी कि घर का नियम या किस प्रकार से हम घर को मैनेज कर सकते हैं, इसका ही अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, यानी कि रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी थी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने जो डेफिनेशन है दी है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, यानी कि एडम स्मिथ का कहना है कि एक कंट्री की वेल्थ को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है और उसका ग्रोथ को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, इसका अध्ययन किया था इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेल्थ ऑफ ए कंट्री, यह जो है डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, तो यह डेफिनेशन जो है आपका एडम स्मिथ से रिलेटेड है। और उसके बाद जो है सेकंड डेफिनेशन आती है आपका जेएस मिल की। जेएस मिल का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स क्या है आपका, प्रैक्टिकल साइंस है किस किस का, आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किससे रिलेटेड है, या की डेफिनेशन कौन से अर्थशास्त्र ने दी है। तो ये अर्थशास्त्री थे आपका जेएस मिल। जेएस मिल ने दिया है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और उसके बाद जो है थर्ड डेफिनेशन है अर्थशास्त्र की लॉर्ड रॉबिन्सन की, जो कि आपका 1932 में दिया है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूज, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और लक्ष्य और दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। यानी कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो यूजेस हैं, अनलिमिटेड यूजेस हैं, तो उसको जो है किस प्रकार से हम लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फेक्शन करने के लिए किस प्रकार यूज करते हैं, इसी का अध्ययन किया था आपका लॉर्ड रॉबिन्सन ने। और उसके बाद अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू एलन के अनुसार। एलन ने जो है 1977 में डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इज ए सोशल साइंस है दैट एनालाइज एंड डिस्क्राइब द consequences ऑफ चॉइस एंड कंसर्निंग स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि एलन ने दिया है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो दुर्लभ उत्पादक संसाधनों से संबंधित विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण और वर्णन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ चॉइस डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, तो कंसिक्वेंसेस चॉइस जो डेफिनेशन है वो रिलेटेड है एलन के अनुसार, एलन से रिलेटेड है। और उसके बाद जो है अगला रहेगा आपका इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपुल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल का कहना है, मार्शल ने डेफिनेशन दी 1890 में कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपुल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अर्थशास्त्र क्या है, जीवन के सामान्य व्यवसाय में लोगों का अध्ययन है। ये किसने कहा, आपका मार्शल ने। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या स्मॉल, जहाँ पे ये स्टडी करता है आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म और उसके उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
किस प्रकार से जो है रिसोर्सेस का ऑप्टिमम एलोकेशन किया जाता है, इसका स्टडी किया जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे रेगनर फ्रिश, डिवाइडेड द इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट 1933 में इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था आपका, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूछा जा सकता है आपसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में किसने डिवाइड किया, तो ये डिवाइड किया आपका रेगनर फ्रिश ने। कब डिवाइड किया था आपका? 1933 में। अगला रहेगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये एंटायर इकोनॉमी का स्टडी करता है। ही won फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स along with जेन टिनबर्जन, यानी कि जो आपका फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर था इकोनॉमिक्स का वो था आपका जेन टिनबर्जन थे। उन्होंने विनर किया था आपका 1969 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कौन थे? आपका जेन टिनबर्जन। कब मिला था आपका? 1969 में। देखो, बिफोर 1933 इकोनॉमिक्स एक होल इकोनॉमिक्स था, बिफोर 1933। और उसके बाद जो है जब 1933 में रेगनर फ्रिश साहब आए थे तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स बना दिया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बना दिया। और उसके बाद अगला है आपका, अगला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसे जो है सकारात्मक और सामान्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ए पॉजिटिव साइंस इज वन दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल बट डज नॉट गिवन एनी वैल्यू जजमेंट, और ये जो है कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। इट स्टेट्स व्हाट इज, यानी कि जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है कि व्हाट इज, इट डील विथ फैक्ट अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, यह जो है फैक्ट के बारे में बताता है। और इसका जो स्टेटमेंट है कि व्हाट इज क्या है, यानी कि जो आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र है, एक सकारात्मक विज्ञान वह है जो दो चर के बीच संबंध का अध्ययन करता है, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेशनशिप बताते हैं आपका टू वेरिएबल के बीच में, लेकिन कोई मूल्य निर्णय नहीं देता है, यानी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि वैल्यू जजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से? तो वैल्यू जजमेंट जो है नहीं दे बताता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये बताता है इसका स्टेटमेंट व्हाट इज। और उसके बाद जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स पासेस वैल्यू जजमेंट। आपका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ये वैल्यू जजमेंट को पास करते हैं, और इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। इट इज कंसर्न विथ इकोनॉमिक्स गोल एंड पॉलिसी टू अटेन दीज गोल्स, यह बताता है कि व्हाट आउट टू बी, इसके बारे में बताते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और आपका वैल्यू जजमेंट को पास करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक्स इशू और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके बारे में आपका बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर
not necessarily the statement of truth. These may be true or false. Somebody say population of India is more than the population of China. यानी कि जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये कोई नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं देता है और ट्रूथ और दीज मे बी ट्रू और फॉल्स, और ये बताता है कि यह ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। फैक्ट एंड फिगर एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये फैक्ट और फिगर को डिनोट करता है या बताता है। आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो वैल्यू जजमेंट को नहीं बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट, यानी कि एक इकोनॉमिस्ट के क्या ओपिनियंस हैं, उसके क्या विचारधाराएं हैं, इसको जो है आपका बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स इशू इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड है। एंड अगला रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी। आपका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट आउट टू बी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू फॉल्स, ये जो है ट्रू और फॉल्स को नहीं बताता है। दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली, और ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये ओनली कंज्यूमर के बिहेवियर या उसके जो इकोनॉमिस्ट है उसके ओपिनियन पे को बताता है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफिएबल एट ऑल। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफिएबल टू एट ऑल। अगला है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है आपका वैल्यू जजमेंट को बताता है। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था के क्या क्या केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एक अर्थव्यवस्था के सामने 3 केंद्रीय समस्याएं सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट आता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपका कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड को। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड को। और हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कौन कौन सी टेक्निक को यूज करें, लेबर टेक्निक को यूज करें या आपका कैपिटल टेक्निक को यूज करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी कि आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस कैपिटलिस्ट के लिए प्रोड्यूस करें या आपका सोशलिस्ट के लिए या कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करें, ये आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। यानी कि ये आपका 3 मेजर प्रॉब्लम थी एक इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि ए मेजर प्रॉब्लम बिफोर ए कंट्री इज टू डिसाइड व्हाट कमोडिटीज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट हर कमांड। यानी कि उसके जो रिसोर्सेस हैं किस में कमांड करते हैं, ये है आपका इट हैज़ टू मेक चॉइस अमॉन्ग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और इंस्टेंसेस, चॉइस बिटवीन consumption good and capital goods, choice between mass goods and luxury goods, choice between private goods and public goods। उसके बाद जो है अगला है हाउ टू प्रोड्यूस। द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम बिफोर ए कंट्री इज टू डिसाइड द मैनर इन विच गुड एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, विच गुड एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। In other words, the problem is to decide between labor intensive and capital intensive technique in production, यानी how to produce, यानी आपका labor intensive टेक्निक को यूज करें या आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें, ये रहा। उसके बाद जो है when the proportion of labor is high, it is
लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब जो है आपका प्रोपोर्शन ऑफ लेबर हाई होगा तो ये जो है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाएगी। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज हाई इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगला थर्ड है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। द थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बिफोर एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस फॉर हु शुड कंज्यूम हाउ मच, रिचर सेक्शन के लिए और पुअर सेक्शन के लिए ऑफ सोसाइटी। इट इज इसेंशियली रिलेटेड टू हु अर्न हाउ मच, यानी कि यह रिलेटेड है आपका हु अर्न और हाउ मच, कितना अर्न करेगा। Hence, this problem refers to the decision regarding the share of different factor of production in the total national product of the country. This problem is basically the problem of distribution of income and wealth. यानी कि जो for whom to produce है, ये प्रॉब्लम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की अगर बात करें, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट होता है आपका मार्केट इकोनॉमी, सेकंड होता है आपका प्लान इकोनॉमी, और थर्ड नंबर पे आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जो है अर्थव्यवस्थाएं होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स 3 टाइप की। पैरामीटर कौन कौन से हैं, अब जानते हैं कि मार्केट इकोनॉमी सिस्टम, या जिसे जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप की है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी में डिटरमाइन किया जाता है प्राइस का, किसके द्वारा किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट डिटरमाइन द प्राइस, यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। और जो आपका कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, द सेंट्रल अथॉरिटी मोस्ट लाइकली द गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि आपका जो कमांड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जो गुड को प्रोड्यूस किया जाता है या गुड की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज गवर्नमेंट रेगुलेशन इन सर्टेन इंस्टेंसेस, यानी कि इसमें जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें प्राइस का डिटरमाइन किया जाता है वो मार्केट इकोनॉमी के द्वारा भी किया जाता है और आपका कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा भी किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप की अगर बात करें तो आपका जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसमें इसका जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप होता है वो होता है आपका वेस्ट विथ प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी होता है प्राइवेट एंटिटीज का ओनरशिप होता है। और उसके बाद जो है जो कमांड इकोनॉमी होती है देयर इज पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी पे जो है आपका पब्लिक का ओनरशिप होता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में। और उसके बाद जो है अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो प्रॉपर्टी इज ओन बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी में जो आपका ओनरशिप होता है वो किसका किसका होता है, आपका पब्लिक का भी होता है और प्राइवेट एंटिटीज का भी होता है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन इज ओनली अंडरटेकन ओनली विद द ए प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। एंड आपका जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है या आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो है आपका द अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन किया जाता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में वो सोशल का किस प्रकार से वेलफेयर किया जाएगा इसके मोटिव से प्रोडक्शन किया जाता है। एंड
जो थर्ड टाइप है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो है आपका इंक्लूड बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आपका सोशल वेलफेयर के मोटिव से भी किया जाता है और उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए भी किया जाता है। कंपटीशन की अगर बात करें, देयर एग्जिस्ट कंपटीशन अमॉन्ग एंटिटीज प्रेजेंट एंड सच मार्केट, यानी कि आपका जो इसमें कंपटीशन होता है मार्केट इकोनॉमी में, जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज होती है प्रेजेंट इन सच मार्केट में जो प्रेजेंट में एंटिटीज या संस्थाएं हैं उनमें जो है कंपटीशन होता है। देयर इज नो कंपटीशन इन ए मार्केट अर्निंग स्टेट ओनरशिप ऑफ फर्म, यानी कि आपका जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें जो है आपका कोई कंपटीशन नहीं होता फर्मों के बीच। और जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है ओनली एंटिटीज इन प्राइवेट सेक्टर एक्सप्रेस कंपटीशन। उसके बाद जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट हैज़ वेरी लेस रोल ऑफ प्ले इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आपका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है, लेस रोल होता है। और आपका कमांड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो है द गवर्नमेंट रिटेन फुल कंट्रोल ओवर फर्म, और यहाँ इसमें कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में जो है गवर्नमेंट का फर्म के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट हैज ए फुल होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर बट ए लिमिटेड रोल इन प्राइवेट काउंटर पार्ट। उसके बाद अगला है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे जो है पीपीसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। पीपीसी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफ दैट शो all of the different combination of output that can be produced given a current resources and technology, यानी कि एक गिवन टेक्नोलॉजी से और गिवन रिसोर्सेस के माध्यम से क्या जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इसको ही शो करता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी एक ऐसा ग्राफ है जो उत्पादन के सभी विभिन्न संयोजनों को दिखाता है, यानी कि उत्पादन के विभिन्न कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताते हैं जिससे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, जिन्हें वर्तमान साधनों और प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादित किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को, उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है जिससे एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है या गिवन होती है। समटाइम कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबली फ्रंटियर, यानी कि आपका जो पीपीसी कर्व होता है इसको जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ, ये जो है आपका इलस्ट्रेट करता है स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ को, यानी कभी कभी उत्पादन संभावनाएं सीमांत पीपीएफ कहा जाता है। पीपीसी कमी और व्यापार को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसको एक डायग्राम और एक टेबल के माध्यम से हम पीपीसी कर्व को समझते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है आपका बटर इन मिलियन पाउंड्स एंड गन्स इन 1000। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ए में क्या हो रहा है कि जब कंज्यूमर बटर का 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गन्स को प्रोड्यूस करने में ऑल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही वो कॉम्बिनेशन बी पे जाता है तो बी पे बटर मिलियन पॉइंट्स को इंक्रीज करता है, 1 पॉइंट इंक्रीज करता है बटर का 1 यूनिट, तो आपका जो गन्स का है प्रोडक्शन हो गया उसको 1 यूनिट डिक्रीज करता है, 1 यूनिट यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ लेते हैं
इसी प्रकार थर्ड कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो 2 यूनिट ऑफ बटर को लेते हैं और यहाँ से जो है 2 यूनिट गन्स को लेस करते हैं। इसी प्रकार कॉम्बिनेशन डी की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट बटर को प्रोड्यूस करने में जो है आपका 3 यूनिट जो है गन्स का लेस करते हैं। जैसे इसको एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो है हमने एक्स एक्स पे बटर को ले रखा है और वाई एक्स पे जो है गन को प्रोड्यूस कर रखा है या गन को डिनोट करता है। आपका जो ये कर्व होता है, ये वाला कर्व, ये आपका पीपीसी कर्व को बताता है। जब कंज्यूमर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर ए पे होता है तो यहाँ पे बटर को जीरो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और यहाँ पे जो है आपका बटर गन्स का 15 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही आपका क्या कहते हैं जो कंज्यूमर होता है वो सेकंड कॉम्बिनेशन पे जाता है, 1 एडिशनल यूनिट जो है बटर का प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से जो है 1 एडिशनल यूनिट डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा। और थर्ड यूनिट में 2 यूनिट को प्रोड्यूस करता है बटर का, तो गन्स को 2 यूनिट जो है डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा। ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उत्पादन संभावना वक्र उद्गम के लिए अवतल और क्यों होते हैं, इसके बारे में। थैंक यू।